मैं निर्मला पुष्पा वर्धमान कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल से मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगी। आज हम कक्षा 9 की हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम अब दोनों में हिंदी समान नहीं है। अब सामान्य हिंदी और विशिष्ट हिंदी यह कुछ नहीं रहा है। अब उसके भाग हुए। भाग 1 में प्रथम पुस्तक आपकी क्षितिज है। आज हम क्षितिज का भाग 1 का पाठ 1 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कथा साहित्य से संबंधित है, जिसका नाम है दो बेलों की कथा। इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी के बारे में हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। छोटी क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि उनकी कहानियाँ बहुत प्रचलित थी। तो बस उसी संदर्भ में आज हम उनका परिचय पढ़ने जा रहे हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लैंदही गाँव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। मूल नाम से तात्पर्य जिस नाम से उन्हें बचपन से पुकारा जाता था। अगर मैं कहूँ तो वह वास्तविक नाम। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता, क्योंकि गरीब परिवार से थे। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उनके जीवन में उन्होंने काफ़ी अभावों का सामना किया है। उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की जैसे तैसे BA तक करी। उसके बाद वह शिक्षा विभाग में नौकरी के पद पर लग गए। चूँकि नौकरी पद पर जो थे उस समय अंग्रेजों की सरकार थी और अंग्रेजी सरकार होने के कारण वह असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार होने से वह असहयोग आंदोलन में ठीक ढंग से भाग नहीं ले पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया और पूर्ण रूप से असहयोग आंदोलन में वह सक्रिय हो गए और अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। आगे जाके उन्हें धीरे धीरे अपने लेखन कार्य को प्रमुखता दी और वह पूर्ण रूप से अपने लेखन कार्य में समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। अब हम बात करेंगे उनकी रचनाओं की। हम जानते हैं प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, यानी उन्होंने उपन्यास के क्षेत्र में सम्राट की उपाधि प्राप्त की है। सबसे पहले हम, चूँकि ये हमारी कथा है यानी कहानी से संबंधित है, तो हम उनकी कहानी को समझना चाहेंगे। इनकी जो कथाएं हैं मानसरोवर के नाम से प्रचलित हैं, जिसके कि 8 भागों में उसको संकलित किया गया है। अब हम आते हैं उपन्यास पे। उनके जो प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि। इसके अलावा भी इत्यादि बहुत से उपन्यास उनके हैं जो कि मुख्य रूप से प्रचलित हैं। इन्होंने समाज में दयनीय स्थिति, गरीबों की आर्थिक स्थिति, भारत में रहने वाले लोगों की दुर्दशा का अपने उपन्यास के माध्यम से वर्णन किया है। दो बेलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो हम पढ़ते हैं दो बेलों की कथा कहानी इस प्रकार है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। यहाँ पर परले से तात्पर्य पहले दर्जे का। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई न देगी। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, कुलेल से तात्पर्य क्रीड़ा, यानी वो खेलने के लिए मस्ती करता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी
उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का कहना इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे आदमी के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सब भी कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। गण्य से मतलब उनकी गिनती की जाने लगी। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी उनका मालिक है और उन बैलों की जाति है पछाई। इसलिए कहा गया है कि दोनों पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों सामने आमने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही घोल गप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नान में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ में मुंह नान में डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। नान वह स्थान जहाँ की पशुओं को चारा खाने के लिए दिया जाता है। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार कोई को ससुराल भेज दिया। कोई से तात्पर्य बैलों की जोड़ी। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें भेज दिया है। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। देखिए, कहीं कहीं मुहावरों का प्रयोग किया गया है। दांतों पसीना आना यानी बहुत अधिक कठिनाई होना। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम कर ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने तो कुछ खिलाया, वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। कहने का तात्पर्य है कि बैल समझ रहे थे कि हमें बेच दिया गया है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे।
दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनघियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय धुनी शक्ति आ गई। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। कहने का तात्पर्य है वो वहाँ से छूटकर सीधे अपने घर की ओर उन्होंने दौड़ लगा दी। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, यानी वह रस्सी जिससे उन्हें बांधा जाता है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे भी आसपास रहने वाले बड़े खुश हो गए कि दोनों बैल के दूसरे स्थान पर भेजे जाने पर वह पुनः वापस अपने घर को ही लौट आए। इसके आगे की कहानी अब हम कल पढ़ेंगे।